अगर आप यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, गल्फ कंट्रीज में आप लोग वर्क कर रहे हैं और वहां से आप पोलैंड का वर्क वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस ऐसे हैं व्हाट्सएप पे एंड कॉल्स पे कि आप लोग अभी गल्फ कंट्रीज में वर्क कर रहे हैं एंड वहां से आप पोलैंड का वर्क वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या सही रहेगा, आपकी ये क्वेश्चन थे। एंड आप लोग इस बात से कंफ्यूज हैं कि क्या इंडिया वापस आकर करना होगा या फिर आप वहीं से इस एप्लीकेशन को कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए सपोज अगर आप वहां से एप्लीकेशन करते हैं तो वहां के लिए आपको एनओसी चाहिए या नहीं, आपको पीसीसी का कहाँ से लेना है। लाइक आप इंडिया के सिटीजन हैं एंड आप वहां पर वर्क कर रहे हैं, तो आपको पीसीसी कहाँ का लगेगा और वीएफएस से अप्लाई करना है या फिर एम्बेसी से अप्लाई करना है। तो वीएफएस एंड एम्बेसी के डिफरेंस के बारे में मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था, उसको आप लोग देखिए, उसको आप सुनिए, तो आपको समझ में आएगा कि वीएफएस क्या रोल प्ले करती है एंड एम्बेसी का रोल क्या होता है। सब कुछ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में। वेलकम टू इंडिया टू पोलैंड, आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि गल्फ कंट्रीज में रह करके, लाइक जीसीसी कंट्रीज में से आप पोलैंड का वर्क वीजा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है गल्फ कंट्रीज से, तो इसके लिए आपके पास वैलिड रेजिडेंस कार्ड या इकामा या फिर एमिरेट्स आईडी या फिर कतर रेजिडेंस कार्ड, ये आपके पास होना चाहिए अगर आप गल्फ कंट्रीज से एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं। तो उसके बाद कई केसेस में क्या होता है कि अपने करेंट कंट्री से ये सब चीजें आपके पास हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया इकामा, कतर का रेजिडेंस या फिर एमिरेट्स आईडी, अगर इन सब कंट्रीज में आप हैं, अगर आपके पास ये सब है तो वहां से आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। बट फाइनल एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको वीएफएस या एम्बेसी के रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको वर्क करना पड़ेगा। तो चलिए, अगर आप जीसीसी कंट्री से एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि पोलैंड का वर्क वीजा एप्लीकेशन करने के लिए उस कंट्री का एक चेकलिस्ट होता है, और इस चेकलिस्ट को आपको कैसे लेना है ये भी मैंने पहले की वीडियोस में बताया है। और अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो चैनल पर विजिट कीजिए और वीडियो को देखिए कि किस तरह से आप लेटेस्ट चेकलिस्ट वहां से ले सकते हैं। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है आपका वैलिड पासपोर्ट। वैलिड पासपोर्ट का मतलब ये है कि आपके पास पासपोर्ट तो है बट वो वैलिड होना चाहिए। कितना वैलिड होना चाहिए, लाइक उस पर जो उसकी जो वैलिडिटी है अभी की वैलिडिटी से 6 मंथ्स मोर होनी चाहिए। अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 ईयर्स है, 10 ईयर्स है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। बट अगर किसी किसी का पासपोर्ट क्या होता है, एक्सपायर होने वाला होता है, तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिए, पासपोर्ट को रिन्यू कराने के बाद ही आप पोलैंड का वर्क वीजा एप्लीकेशन फाइल कीजिए, क्योंकि पासपोर्ट की वैलिडिटी जितनी अच्छी होती है ये वीजा को अप्रूव करने में एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स आपके लिए होता है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके बिना आप पोलैंड का वर्क वीजा एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते, आप रजिस्टर नहीं कर सकते, एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते, उसका नाम है पोलैंड का वर्क परमिट। अगर आपके पास वर्क परमिट नहीं है तो विदाउट वर्क परमिट आप एप्लीकेशन फाइल ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं सबसे पहले आपकी ईमेल आईडी एंड आपका वर्क परमिट वेरीफाई किया जाता है कि आपका वर्क परमिट जेन्यून है या नहीं। अगर आपके पास वर्क परमिट जेन्यून है तो ही आगे नेक्स्ट स्टेप आप ले सकते हैं, उसके बाद ही आप वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई भी वर्क परमिट आ गया एंड आपने उसके साथ आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी। वर्क परमिट भी वेरीफाई होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। ऐसे तो आप देखेंगे तो एजेंट आपको एडिटेड वर्क परमिट देते हैं, मीन्स आपके पास जो वर्क परमिट है सेम वैसा ही वर्क परमिट और किसी कैंडिडेट के पास है। तो इसीलिए मैं बराबर आप लोगों से बोलती हूँ कि जब भी आपके पास वर्क परमिट आए सबसे पहले आप वर्क परमिट को वेरीफाई कीजिए कि वो जेन्यून है या नहीं। परमिट का मतलब ही यही होता है कि आपको उस कंट्री में वर्क करने के लिए आपको एक परमिट दी जा रही है, आपको एक लाइसेंस दिया रहा है जो आपको पॉलिश गवर्नमेंट से अप्रूव होता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं वर्क परमिट। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो होता है आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको कंपनी की तरफ से मिलता है कि आपको उस कंपनी में वर्क मिला है, आपको कौन कौन से फैसिलिटीज दी जाएंगी, कौन कौन से आपको रोल्स दिए जाएंगे, लाइक आपकी सैलरी है, आपकी पोजीशन है, आपको कौन से सिटी में वर्क मिला है, तो ये सब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है। तो ये भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट के बाद आपको एम्बेसी में सबमिट करना होता है, जिसमें कि पूरी डिटेल्स होती है उस कंपनी के बारे में एंड आपके बारे में। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो होता है आपका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आप पॉलिश गवर्नमेंट की वेबसाइट पर government.pl की वेबसाइट पर ई कॉन्सुलेट पोर्टल पर आप सबमिट करते हैं तो वहां पर आपको वीजा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जैसा कि चेकलिस्ट में भी मेंशन है, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपको एक सबमिट करना होता है। अब जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका पासपोर्ट साइज फोटो। तो आपकी अपॉइंटमेंट के टाइम पर ये पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होती है। आप सेल्फ भी पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाइए, लेकिन आपके चेकलिस्ट में दिया गया है कि व्हाइट बैकग्राउंड का आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, कितने mm का चाहिए वो भी आपके चेकलिस्ट में मेंशन किया गया है। और अभी ऐसा कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि आपको वीएफएस सेंटर में ही आपको पासपोर्ट साइज फोटो वहां पर क्लिक कराना होगा। तो इस बात को एक बार आप ध्यान रखिएगा कि आप
कुछ फोटोज आप अपनी तरफ से भी ले जाइए, एंड जरूरत पड़े तो आप VFS सेंटर में भी फोटो क्लिक करवाकर वहां पर आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका मेडिकल इंश्योरेंस, अगर एप्लीकेबल हो तो। क्योंकि गल्फ कंट्रीज की यहाँ बात हो रही है तो मेडिकल इंश्योरेंस आई थिंक चाहिए। वहाँ के चेकलिस्ट में आप देखिएगा, उस काउंसलेट के पोर्टल पर आप देखिएगा, एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट को ओपन करके देखेंगे कि मेडिकल इंश्योरेंस आपको कौन सी कंपनी से लेना है, तो उसी कंपनी से आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेना होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि आप गल्फ कंट्रीज से एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको वहां का रेजिडेंस प्रूफ चाहिए। तो रेजिडेंस प्रूफ में आपको लाइक इकामा बोलते हैं इसको, इमिरेट्स आईडी बोलते हैं, या फिर कतर आईडी, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको जरूर चाहिए। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है पीसीसी को लेकर बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे कॉल्स हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस हैं कि पीसीसी आप इंडिया का लेंगे या फिर गल्फ कंट्रीज का, आप जहां रहते हैं करंट कंट्रीज में उस कंट्री का लेंगे। तो पीसीसी के बारे में अभी मैं आगे बताऊंगी। अभी आपको चाहिए अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कि आपके पास कौन से स्किल का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे आप उसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में ऐड कर सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन है उसको ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपका जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो अपोस्टाइल होना चाहिए, क्योंकि आप गल्फ कंट्री से एप्लीकेशन कर रहे हैं तो अपोस्टाइल, ये MEA से नहीं, ये आपकी गल्फ कंट्रीज में जो मूफा चलता है, मूफा से अपोस्टाइल होना चाहिए। तो बात करते हैं पीसीसी की, कि पीसीसी कौन सी कंट्री का लगेगा, लाइक इंडिया का लगेगा या फिर आप गल्फ कंट्रीज में वर्क कर रहे हैं वहां का लगेगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी रेजिडेंस हिस्ट्री और एम्बेसी के रिक्वायरमेंट पर। अगर आप इंडिया से रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं गल्फ कंट्रीज में और वहां पर वर्क कर रहे हैं तो एम्बेसी आपसे एडिशनल पीसीसी भी मांग सकती है। तो आप अगर गल्फ कंट्रीज का पीसीसी ऐड कर रहे हैं क्योंकि आप काफी टाइम से रह रहे हैं इसलिए, और अगर आप इंडिया का भी पीसीसी ऐड करते हैं तो ये अच्छा होता है। पीसीसी को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि आप सिटीजन इंडिया के हैं एंड गल्फ कंट्रीज में वर्क कर रहे हैं, तो इस केस में आपको आई थिंक दोनों पीसीसी आपको लगाना चाहिए, क्योंकि एट द टाइम अगर एम्बेसी ऑफिसर आपसे पीसीसी के लिए बोलते हैं तो उस टाइम पर आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो बेटर होगा कि आप दोनों पीसीसी ऐड कीजिए। अब बात करते हैं एनओसी की। एनओसी का मतलब होता है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। एनओसी को लेकर के मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि एनओसी अगर आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करती है तो उस केस में आपको कौन से अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको आपको सबमिट करना है। एवरी एप्लीकेंट्स को एनओसी लेना कोई कंपलसरी नहीं है, ऐसा कोई यूनिवर्सल रूल भी नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में एम्प्लॉयर से एनओसी लेना ये रिक्वायर्ड हो सकता है और ये हेल्पफुल भी हो सकता है। इसलिए आप लोग अपनी करंट एम्प्लॉयमेंट कंडीशन और एम्बेसी के रिक्वायरमेंट्स को जरूर चेक कीजिए। अब अपॉइंटमेंट को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन की अपॉइंटमेंट कहाँ बुक होगी, एम्बेसी में बुक होगी या फिर VFS सेंटर में बुक होगी, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी GCC कंट्री में रहते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो आपकी बुक होती है वो होती है आपके ई-काउंसलर पोर्टल पर, जो वहां पर शो करता है अपॉइंटमेंट, वहां से अपॉइंटमेंट बुक की जाती है। तो कुछ कंट्रीज में पोलैंड एम्बेसी डायरेक्ट एप्लीकेशन लेती है और कुछ केसेस में VFS सेंटर के थ्रू प्रोसेस होता है, तो ये डिपेंड करता है GCC कंट्रीज के ऊपर। तो अपॉइंटमेंट अवेलेबल है या नहीं, ये अपॉइंटमेंट अवेलेबल है या नहीं ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली अभी वॉर की वजह से GCC कंट्री से अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही है। क्योंकि अभी लास्ट नाइट ही मेरी बात हुई है कि अबू धाबी से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, कतर से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि गल्फ कंट्रीज में रहकर इंडिया से एप्लीकेशन करना, तो ये भी पॉसिबल है, आप लोग इंडिया से भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ अपॉइंटमेंट। कुछ कॉमन मिस्टेक जो आपको नहीं करना है क्योंकि आप गल्फ कंट्री से एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है और कौन सी बात को आपको अवॉइड करना है, कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। सबसे पहला तो आपके पास जो रेजिडेंस कार्ड है वो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको उस कंट्री का रेजिडेंस कार्ड सबमिट करना होता है, लाइक कतर आईडी, एमिरेट्स आईडी, इकामा, ये एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। प्रॉपर आपको रेजिडेंस कार्ड आपको सबमिट करना है। कोई भी फेक एंड रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स को आपको सबमिट नहीं करना है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, आप लोग वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, उसमें कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसे कॉलम नहीं होने चाहिए जो इनकम्प्लीट हो। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स को आपको सबमिट नहीं करना है। एंड आपकी जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट आपको मिस नहीं करना है। जब भी आपकी जिस डेट पर आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है, उस अपॉइंटमेंट से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके आपको एम्बेसी जाना है एंड सबमिट करना है, क्योंकि ये मिस्टेक अगर आप करते हैं तो आपका वीजा डिले होने में एंड रिफ्यूजल होने में कोई देर नहीं लगती है। तो इस मिस्टेक को अवॉइड कीजिए। अगर आप पोलैंड का वर्क परमिट प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर शो कर रहा है, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड मेरी टीम से बात करके आप डॉक्यूमेंट प्रोसेस करवा सकते हैं। ध्यान रखिए कि मेरा काम सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन एंड वर्क परमिट प्रोसेस से रिलेटेड गाइडेंस करना है। वीजा अप्रूवल का फाइनल डिसीजन हमेशा एम्बेसी का होता है, इसमें किसी का रोल नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं वीजा अप्रूवल के बाद आप फी पे करेंगे या फिर वीजा अप्रूव हो जाएगा, ऐसी मुझे गारंटी दीजिए। तो इसकी गारंटी कोई नहीं देता है और ना ही कोई देगा, क्योंकि आप किसी कंट्री में मूव करना चाहते हैं तो आपको एक स्टेप लेना होगा, आपको एक रिस्क लेना होगा।
विदाउट रिस्क अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप कोई भी काम आगे नहीं कर सकते। अगर आपने पहले ही सोच लिया कि रिजेक्शन आएगा तो अप्लाई क्यों करना, तो आप एक कदम आगे बढ़ा नहीं सकते, आप स्टेप ले ही नहीं सकते। तो अगर आगे जाना है, फ्यूचर में कुछ करना है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंड वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड इस वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी कमेंट है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे न्यू अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।